हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए जो आपकी 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपके 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये आपका 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और अंत में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपके कितने नंबर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है, जिनमें से कौन सा आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था तथा वह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन, कोका आंदोलन, पागलपंथी या फिर रामोजी आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था? तो वो था आपका कोका आंदोलन। कोका आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1840 में हुआ था। किसने इसकी शुरुआत की थी? तो शुरुआत की थी आपकी भगत जवाहर मल ने। भगत जवाहर मल, ठीक है। लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था बाद में? इसका नेतृत्व करने वाले थे राम सिंह कोका, जिनके नाम पर ही कोका आंदोलन पड़ा था। तो नेतृत्व करने वाले कौन थे? यहाँ लिख लीजिए, नेतृत्व करने वाले थे राम सिंह कोका, ठीक है। इनके नाम पर इसका आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? कोका आंदोलन। यदि बात करें कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। जतरा भगत। और पागलपंथी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टीपू शाह ने। इनका पूछा जा सकता है नाम वगैरह। और रामोजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उमाजी राजे ने। उमाजी राजे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? यानी 7वीं सूची की किस सूची में सूचीबद्ध है? तो सूचियां कितनी है 7वीं अनुसूची में? तो 3 सूचियां हैं, केंद्र है, राज्य और संबंधित सूची है। तो ये जो पशुओं के प्रति क्रूरता है, ये किस अनुसूची में है? तो ये आपका 7वीं अनुसूची की संबंधित सूची में आता है, ठीक है। संबंधित सूची में कितने विषय हैं टोटल? तो संबंधित सूची में टोटल 52 विषय हैं, जिनमें से आपका एक विषय तो यही हो गया, पशुओं के प्रति क्रूरता। कुछ और विषय भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका विवाह हो गया। विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है? संबंधित सूची के। विवाह, शिक्षा, परिवार नियोजन, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब आते हैं आपके संबंधित सूची में। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। और केंद्रीय सूची में कुल कितने विषय हैं? तो केंद्रीय सूची में कुल 100 विषय हैं, ठीक है। बात करिए संबंधित सूची की, तो संबंधित सूची का कौन सी सूची होती है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। यानी संबंधित सूची के जो 52 विषय हैं, इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? वो है आपकी 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। तो ये जो पॉइंट है आपके संविधान के, वो भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत और के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में पूरा डिटेल में समझाया हुआ था, इस तरह का प्रश्न मैप बना के भी समझाया था कि जो आपकी पाक जल संधि है वो किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में आपकी पाक जल संधि है। और मैंने पाकिस्तान के बीच की रेखा की बताई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा ही किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था? पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा सीमा बनाता है? तो अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया रखा है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले भारत की आय की गणना किसने की थी? तो आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की है? तो सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन है? वो यही रहे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
और इसके अलावा ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति भी आपके दादा भाई नौरोजी थे। क्लियर। और यदि आपसे यही पूछ लिया है कि भारत की आशा कैसे कहते हैं? भारत की आशा यानी कि होप ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आपके दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 की गुणज है? तो 100 से कम या 100 के बराबर 3 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी? तो वो देख लीजिए। तो देखिए पहली संख्या तो आपकी 3 हो जाएगी, दूसरी 6 होगी, फिर आपकी 9, फिर इससे चलती रहेगी। और अंतिम संख्या कौन सी होगी 100 के बराबर या फिर 100 से कम? तो आपकी 99 होगी। पूछा गया आपसे इन सबका योग पूछा है। तो देखिए इन सबका योग कैसे निकालेंगे? 3 + 6 + 9 + ... + 99 यानी इस सीरीज का आपको योग पूछा है। तो इस सीरीज का योग कैसे निकालेंगे? तो ये सब 3 से कटने वाली संख्या है, इन सब में 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 और अंत में कितना बचेगा? 3 से भाग कर देंगे तो 33। ठीक है। इसका मतलब कुल संख्या कितनी होगी? तो 1 से लेकर 33 तक 33 संख्याएं होंगी। तो एक n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? तो n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। यही फॉर्मूला होता है। n क्या है? पदों की संख्या। तो यहाँ पे कितने पद हैं? तो 1 से लेकर 33 तक 33 पद है। तो यहाँ लगा लीजिए, 3 को अलग कर लीजिए, बाकी n+1 वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3 भार हो जाएगा। n कितना है यहाँ पे? 33 और 33 + 1 कितना हो जाएगा? 34 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 2। 2 से काटिए कितने कटेगा? 17 बार। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका 3 × 33 × 17। ठीक है। 33 से कितने होते हैं? 99। 99 का गुणा किस में करेंगे हम? 17 में। और 99 गुणा करने की मैंने ट्रिक आपको बताई रखी है कि जो संख्या आपकी लिखी हुई है पहले बाद में 17 से उससे 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। अब 1 में हम कितना जोड़ेंगे 9 बन जाए? तो आप कहेंगे 8। 6 में कितना जोड़ेंगे 9 बन जाए? तो आप कहेंगे 3। तो 99 जब हम 17 में गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा? 1683। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इस पूरी सीरीज का योग कितना हो जाएगा? इस पूरी सीरीज का जो योग निकल के आएगा वो 1683 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ कितने % होगा? तो पहले तो वो कीमत में 20% की वृद्धि कर देता है और फिर उसके बाद में 20% की छूट दे देता है, तो कितने % का लाभ कमाएगा? तो देखिए आपको पता है कि 20% का जो भिन्न रूप होता है वो कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है? 1/5। पहले क्या कर रहा है? कीमत में वृद्धि कर रहा है, यानी 5 पर 1 की क्या कर रहा है? 5 पे 1 की वृद्धि कर रहा है। तो यदि उसका क्रय मूल्य 5 था तो 1 की वृद्धि कर दी उसने, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सॉरी, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है। पहले यदि उसकी कीमत 5 थी तो अब कीमत कितनी हो गई? 6 हो गई। फिर उसके बाद में 20% का बट्टा दे रहा है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 की छूट दे रहा है। तो यदि क्रय मूल्य 5 था तो छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 5 का 5 में गुणा करें कितना आएगा? 25। 6 का 4 में गुणा करें कितना आएगा? 24। इसका मतलब 5 यदि क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 24। यानी कितने की हानि हो रही है? तो कितने की हानि हो रही है? आपकी 1 की हानि हो रही है। कितने पे? तो क्रय मूल्य यानी कि 25 पर। कितने % की हानि हो जाएगी? तो ये हानि हो जाएगी आपकी 4% की। ठीक है। आप इसको 4% की हानि मान सकते हैं या फिर आप इसको माइनस के 4% का लाभ भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लाभ पूछा है तो लाभ कितना होगा? माइनस के 4% का लाभ होगा। ठीक है, जो कि आपकी एक तरह से हानि ही होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 2 अनुभाग हैं। अनुभाग ए में 30 विद्यार्थी हैं और अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। गणित की परीक्षा में दोनों अनुभागों का माध्यमिक अंक कितना है? 40 है, यानी दोनों कक्षाओं का एवरेज क्या है? 40 है। दोनों अनुभागों के प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना होगा? तो देखिए ए में कितने छात्र हैं? तो ए में छात्र हैं 30 और उसका औसत कितना है? तो उसका औसत कितना है? दोनों का औसत 40 ही है। तो कुल मिला के योग कितना हो जाएगा? तो आपको मैंने बता रखा है कि योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या, यानी कि 40 × 30 = 1200। ठीक है। ऐसे बी का निकालिए। बी में कितने छात्र हैं? तो बी में छात्र हैं 20। बी का औसत भी कितना? 40 ही है। तो बी में कुल छात्र कितने हो जाएंगे? सॉरी, बी के कुल छात्रों का अंकों का योग कितना हो जाएगा? तो
40 गुणा 20 यानी कि 800। आपसे क्या पूछा, दोनों अनुभागों के प्राप्त कुल अंकों का अंतर, दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कर दीजिए। 1200 में से 800 हटा देंगे, कितना बचेगा आपका 400। दोनों का अंतर कितना आ गया, दोनों का अंतर आ गया आपका 400। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम युग्म को चुनिए, विषम संख्या चुननी है आपको। देखिए पहला दे रखा है 10, फिर यहाँ पे 100 यानी कि 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 100। ऐसे ही 12 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 144। 13 का वर्ग करेंगे कितना आना चाहिए 169 आना चाहिए, लेकिन कितना है 171 है। यहाँ पे 15 का वर्ग करेंगे कितना आया 225, यानी कि सामने वाली संख्या जो है उसका वर्ग संख्या है, जबकि इसमें ये वर्ग संख्या नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अन्य से विषम हो जाएगा। इसको देखिए, आपको बताना है कि ट्यूलिप का संबंध इससे है तो स्कैल्प का संबंध किससे होगा। इसमें संबंध बना कैसे, देखिए टी का संबंध किससे बना है, टी का संबंध बना है जेड से, यानी कि प्लस के कितने जोड़े गए, प्लस के 6 जोड़े गए। ऐसे ही यू का संबंध किससे बना है, ए से, यहाँ पे भी प्लस के 6 जोड़े हैं। ऐसे आगे भी जब देखोगे तो सब में क्या जोड़ा गया है, प्लस के 6 जोड़ के आगे वाली संख्या निकाली गई है। तो ऐसे इसमें चेक कर लेते हैं। तो जब एस में प्लस के 6 जोड़ेंगे तो एस प्लस 6 कितना होता है, एस प्लस 6 होता है आपका 22। और सी में जब हम प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सी में जब प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 9 का मतलब आई। तो 22 के बाद में कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। ठीक है, वैसे तो आपको पहले वाले से ही राइट आंसर मिल जाएगा क्योंकि और किसी में बाई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको यहाँ बताना है यहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसमें लॉजिक लगा के देखिए। देखिए 2 का गुणा किसमें किया गया है, 3 में, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी इन तीनों का आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है, और लास्ट में क्या कर दिया गया है, एक जोड़ दिया गया है, यानी कि 2 तिया 6 चौक 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसको चेक करिए, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 प्लस 1 71। ऐसे ही 5 एकम 5, 5 छिंग 30 और 1 31, यहाँ कितना आएगा आपका 31 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूएन का मुख्यालय कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में है। बात करें यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। बात करें यूएन का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं वाशिंगटन डीसी पर। वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक प्लस IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी विश्व मुद्रा कोष, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है स्थित आपका वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी भी क्या है, अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी ही है। इसके अलावा बात करें पेरिस में, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो पेरिस में मुख्यालय है यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। और पेरिस किस नदी किनारे है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी किनारे स्थित है आपका पेरिस। जिनेवा में बात करें तो जिनेवा में आपके बहुत सारे संगठनों के मुख्यालय हैं, जैसे कि आपका WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अलावा ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इन सब के मुख्यालय कहाँ पर हैं, इन सब के मुख्यालय आपके जिनेवा में ही है। और जिनेवा किस देश में पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। तो जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 10 नवंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप से पूछा जा सकता है कब मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं आपका 28 फरवरी को। ठीक है, इसके अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है,
तो दो पुरस्कार आपके क्या करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। एक तो पुलित्जर और एक आपका प्रित्जर। पुलित्जर पुरस्कार होता है, जो पुलित्जर पुरस्कार वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और जो आपका प्रित्जर पुरस्कार होता है वो आपको दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, और जो प्रित्जर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, डोलटम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के बीच में है। तो देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में आपकी जो बीच की रेखा है इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी इसी को बोला जाता है। तो इससे 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं डोलटम दबाव क्षेत्र। क्यों बोलते हैं डोलटम दबाव क्षेत्र, क्योंकि ये जो एरिया होता है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी वाला, यहाँ पे क्या होता है, दबाव का बहुत निम्न दबाव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, शांत होती हैं। तो हवाएं शांत होने की वजह से इसको डोलटम दबाव क्षेत्र बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोला जाता है। भूमध्य रेखा के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, भूमध्य रेखा के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा देश नोट करिए इसके, कितने देश हैं, कुल 13 देश हैं, ठीक है। और किसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं। इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी इसी को बोला जाता है। इसकी खासियत क्या है कि इस जो भूमध्य रेखा है, तो सर्वाधिक वर्षा किस रेखा पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा भी आपकी इसी रेखा पर होती है। और दिन रात किस रेखा पर बराबर बराबर होते हैं, तो दिन रात भी आपके भूमध्य रेखा पर बराबर बराबर होते हैं। क्लियर। आपसे पूछ लिया कि वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो नदी का नाम भी लिख लीजिए, कांगो नदी, ठीक है। इसके अलावा आप 2 रेखाएं और हैं आपकी, एक आपकी कर्क रेखा और एक आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा के बारे में नोट करिए कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा आपके 17 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो वो नदी है आपकी माही, जो कि अपने भारत में ही है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए आप मकर रेखा। मकर रेखा किसको बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोला जाता है, ठीक है। और ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी 10 देशों से होकर, ठीक है। कितने देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है। और इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, और उसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लैक पैगोडा किसको बोला जाता है, बेतला देवल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, या फिर माउंट आबू मंदिर। तो ब्लैक पैगोडा बोला जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बात करें कोणार्क के सूर्य मंदिर की, तो कहाँ स्थित है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। किसने बनवाया था इसको, तो गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था, ठीक है। यही आपसे पूछ लिया जाए कि ये तो आपका ब्लैक पैगोडा हो गया, गोल्डन पैगोडा का देश कौन किसको बोलते हैं, गोल्डन पैगोडा का देश किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका म्यांमार का, ठीक है। गोल्डन पैगोडा का देश किसको बोलते हैं, तो म्यांमार को बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य वर्ग में 55 रुपये शामिल हैं। सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए सिक्कों वाले क्वेश्चन मैंने आपको अलग से भी वीडियो बनाकर समझाए हुए हैं, चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उसको कैसे करते हैं। देखिए, हमको सबसे पहले देखना होता है कि इसमें हमें पैसे दे रखे हैं, यहाँ पे सिक्के दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें रुपए दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को हम रुपयों में चेंज कर लेंगे। जैसे आपको बता रखा है, आपको पता होता है कि जो 1 रुपये का सिक्का होता है और 50 पैसे के सिक्के, आपके 25 पैसे के सिक्के, आपके 3 तरह के सिक्के दे रखे हैं। तो जो 1 रुपये का सिक्का होता है उसके एक सिक्के का मूल्य कितना होता है, तो एक सिक्के का मूल्य आपका 1 रुपया ही होता है। और 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है, तो आपका 1/2 रुपया होता है। 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है, तो 1/4 रुपया होता है। ठीक है, यहाँ रुपये में हमने चेंज कर लिया। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया। अभी सिक्के किस अनुपात में दे रखे हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में दे रखे हैं। इसका मतलब 1 रुपये का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये का एक सिक्का का मूल्य 1 रुपया है, और ऐसे कितने सिक्के हैं, तो आप कहेंगे एक सिक्का है। और 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना है, 1/2 रुपया है। 50 पैसे के ऐसे कितने सिक्के हैं, तो 2 सिक्के हैं। ऐसे ही 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना है, 1/4 रुपया है। ऐसे कितने सिक्के हैं, जैसे 3 सिक्के हैं। यानी कुल मिला के मूल्य कितना बन गया, तो कुल मिला के मूल्य बन गया तीनों का योग के बराबर। तीनों का योग कर लीजिए, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1 इंटू 1 आपका 1 ही आएगा यहाँ से, और यहाँ से मिल जाएगा आपका 3/4। 1 और 1 2, 2 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/4। यानी कुल मिला के जो मूल्य आगे निकल के वो 11/4 रुपये आ गया। लेकिन एक्चुअल में मूल्य है कितना, एक्चुअल मूल्य आपका 55 मूल्य कितना है आपका 55 रुपये। तो 11/4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 11/4 यूनिट की वैल्यू 55 के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेंगी, 55 गुणा 4/11। 11 से कटेगा 5 बार, 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 20 रुपये। ठीक है, पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे कितने सिक्के थे, 2 यूनिट सिक्के थे, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 इंटू 2 यानी कि 40। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बनेगा, आपका आंसर बनेगा 40, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, 5 खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है। यदि 2 खुमानियाँ और को शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। तो दोनों नए खुमानियों का औसत भार कितना होगा। तो देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि यदि हम औसत के बराबर ही कोई संख्या को शामिल करते हैं तो हमारे नए औसत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जितना औसत हमारा पहले था, यदि इतने ही वजन की किसी संख्या को हम शामिल करते हैं तो हमारे औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो फ़र्क पड़ा है, यहाँ पे औसत क्या है, बढ़ गया है। पहले 200 था, अब 210 हो गया। इसका मतलब जो संख्या आई है वो अपने औसत से ज़्यादा वजन लेके आई है, यानी कि जो ओरिजिनल औसत था उससे ज़्यादा वजन लेके आई है। तो कितना ज़्यादा लेके आई है, तो आपका 10 ग्राम ज़्यादा लेके आई है। ठीक है, 10 ग्राम दोनों ज़्यादा लेके आई है। तो 10 ग्राम कितने पे ज़्यादा लेके आई है, तो 5 पहले से थे, 2 खुद शामिल हुए। कुल मिला के 10 ग्राम कितने में बटेगा, तो 7 लोगों में बटेगा। यानी कुल मिला के 70 ग्राम आपका क्या लेके आई है, एक्स्ट्रा लेके आई है। कितना लेके आई है, 70 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आई है। तो 70 ग्राम को हम यदि औसत निकालें, 70 ग्राम का यदि हम औसत निकालें तो औसत कितने में बटेगा, 2 लोगों में, क्योंकि 2 ही लोग तो एक्स्ट्रा लेके आए हैं वजन को 70 ग्राम को। तो 70/2 कितना जाएगा, 35 ग्राम। ठीक है, यानी कि जो नए व्यक्ति आए हैं वो 35 ग्राम पर व्यक्ति एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो उनका औसत कितना हो जाएगा, 200 तो पहले से था, 35 ये हो गया। तो 200 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका, 235 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको ये सोचना था कि 10 ग्राम क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि जो नए व्यक्ति आए हैं वो एक्स्ट्रा वजन लेके आए होंगे। कितना एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, तो 10 ग्राम हर व्यक्ति पे एक्स्ट्रा पड़ा है, तभी तो भार सबका कितना हो गया, 210 ग्राम हो गया। तो कुल मिला के 70 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आए होंगे। जब 70 ग्राम 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा लेके आए तो हर एक केस, तो उन दोनों में से प्रत्येक किस्से पे कितना पड़ेगा, हर एक केस में 35 ग्राम पड़ेगा। 2 व्यक्तियों में प्रत्येक किस्से पे कितना पड़ेगा, 35 ग्राम पड़ेगा। तो ओरिजिनल आपका औसत 200 ग्राम था, 200 ग्राम तो वो लेके ही आए होंगे, उसके अलावा 35 ग्राम पर व्यक्ति एक्स्ट्रा और लाए होंगे। तो इसका मतलब 235 ग्राम उनके हिस्से में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यदि 0.25 और 0.75 के योग को, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 0.25 और 0.75, इनका योग हो जाएगा आपका एक, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई योग को यदि 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित करें तो 0.5
0.3 का अंतर कितना होता है? 0.2 होता है। ठीक है, तो परिणाम क्या मिलेगा? आपसे ये पूछा है कि इन दोनों के योग को इन दोनों के अंतर से भाग करें तो परिणाम क्या आएगा। तो जब इन दोनों का योग कितना है 1, इन दोनों का अंतर कितना है 0.2, भाग कर लीजिए, 2 से कटेगा आपके 5 बार, तो कितना आएगा परिणाम? आएगा आपका 5। दी गई उत्तराकृति में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति नहीं थे। तो प्रश्नाकृति आपको ये ढूंढनी है इसमें, तो आपको बताना है इसमें कौन सी आकृति किस आकृति में ये आकृति छिपी हुई है। देखिए, आपको जब इसको गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी ये आकृति आपकी यहाँ छिपी हुई है, इस तरह से ये वाली। ठीक है, जैसे ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है? इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चढ़ता होगा? 3 तो चढ़ा, फिर आपका 2 फीट गिर गया, तो कुल मिला के 1 सेकंड में वो 1 फीट ही चढ़ पाया। यानी 1 सेकंड में कितना चढ़ पाया? 1 सेकंड में आपका वो 1 फीट ही चढ़ पाया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है तो जो पहली छलांग होती है 3 फीट की, जैसे इसने लगाई 3 फीट की, तो उसको टोटल में से दूरी में से घटा दीजिए। टोटल कितनी है? 60 फीट। जब हम 60 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा? 57। तो 57 फीट तक तो बंदर ऐसे चढ़ेगा, पहले 3 फीट ऊपर जाएगा, फिर 2 फीट नीचे आएगा, फिर 3 फीट ऊपर जाएगा, फिर 2 फीट नीचे आएगा, कुल मिला के 1 सेकंड में 1 फीट ही चढ़ पाएगा। तो 57 फीट चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो 57 फीट चढ़ने में उसको 57 सेकंड का ही समय लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 फीट चढ़ने में से 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो 57 फीट चढ़ने में 57 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन जब वो 58वें सेकंड बढ़ेगा, यानी जब वो अगली 1 सेकंड में छलांग लगाएगा तो कितना चढ़ेगा? वो 3 फीट चढ़ जाएगा। तो हमें चढ़ाना कितना है? 57 फीट प्लस 3 फीट, कुल मिला कितना हो गया? 60 फीट, और 60 फीट ही हमें चढ़ाना है, तो कुल मिला के समय कितना लग जाएगा? 57 सेकंड प्लस 1 सेकंड, कुल मिला के 58 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है, कितना लगेगा? 58 सेकंड का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सी है, एफ है, आई है, एल है, ओ है, उसके बाद में क्या आएगा? देखिए, प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है? 3-3 का गैप है, कितने कितने का है? 3-3 का। आगे भी कितना आएगा? 3 आएगा, तो ओ के बाद में जब 3 जोड़ देंगे कितना आएगा? तो आएगा आपका आर, ऑप्शन नंबर 1। वैदिक काल में व्यापार किन लोगों के हाथों में था? यानी जो लोग व्यापार करते थे उनको क्या बोला जाता था? शिल्पी बोला जाता था, पणी बोला जाता था, सूत्रक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो लोग व्यापार करते थे उनको पणी बोलते थे। क्या बोलते थे? पणी। और यहीं पे नोट कर लीजिए कि धनवान व्यक्तियों को क्या बोलते थे? वैदिक काल में धनवान व्यक्तियों को क्या बोलते थे? तो धनवान व्यक्ति को बोला जाता गोमत, गोमत। ठीक है, और यहीं पे आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो गुप्त काल था उसमें व्यापारियों को क्या बोलते थे? गुप्त काल में व्यापारियों को बोलते थे सार्थवाह। ठीक है, नेक्स्ट है, रेशम प्राप्त किया जाता है शहतूत के पेड़ से, रेशम कीट की लार से, रेशम कीट के लार्वा से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जो रेशम जो बनता है वो रेशम कीट के लार्वा से बनता है। किससे बनता है? रेशम कीट के लार्वा से। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, एआई यातायात प्रबंधन प्रणाली जो स्वचालित रूप से ड्राइवर के लाइसेंस रिकॉर्ड पहचान उल्लंघन की जांच करेगी, मई 2024 को घोषित की गई। यह किस राज्य में शुरू की जा रही है? करंट का क्वेश्चन है, मई 2024 में किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपकी सिक्किम में शुरू की गई है। बात करें सिक्किम की, तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो वो आपका सिक्किम ही है। ठीक है, भारत का पहला जैविक राज्य आपका सिक्किम ही है। इसके अलावा सिक्किम में एक दर्रा है, उसका नाम क्या है? नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। उसके अलावा कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है? कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है? वो भी आपकी सिक्किम में है। नेक्स्ट देखिए, भारत में 7वीं नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए, सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्लो सावर।
उसका नाम क्या है? फ्लो सावर उसका नाम है। लेकिन यदि आपसे पूछे अनुपम क्या है, तो अनुपम बार्क के द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर है। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर है आपका अनुपम। बात आ रही है सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी आप नोट कर लीजिए। जैसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम था परम 8000। क्या नाम था उसका? परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सुपर कंप्यूटर के जनक, ये किसकी बात चल रही है? भारत की। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो वो है आपके विजय भटकर। विजय भटकर। ठीक है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? तो वो आपका है एरावत। ठीक है, ये लेटेस्ट है आपका। इससे पहले कौन सा था? परम सिद्धि था, लेकिन लेटेस्ट कौन सा आपका? एरावत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1200 वर्ग मीटर दे रखा है। लंबाई दे रखी है 40, चौड़ाई मान लेते हैं x। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए 1200 बराबर क्या क्या हो जाएगा आपका? 40 गुणा x। 40 से कटेगा आपका ये 30 बार। x बराबर कितना मिल गया आपको? 30 मीटर। x हमने क्या माना था? चौड़ाई मानी थी। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा? लंबाई अनुपात चौड़ाई का बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई 40 है, चौड़ाई आपकी 30 है। अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। ठीक है, 4:3। ऑप्शन नंबर बी। गोपिका 4.0 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, तो नाप में गलती का परसेंटेज क्या है? देखिए लंबाई थी 4 और नापी कितनी है? 4.1। यानी कितना एक्स्ट्रा नापी है? तो 0.1 एक्स्ट्रा नापी है। कितने पे? तो 4 पे। कितना परसेंट हो जाएगा? 0.1/4। ठीक है, यानी कि 4 थी और नाप कितनी दी? 4.1 नाप दी। कितने एक्स्ट्रा नाप दी? 0.1 एक्स्ट्रा नाप दी। कितने पे? 4 पे। गुणा कर देंगे, 100 का परसेंटेज निकालना है तो पॉइंट उठाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा? 10। 0 से 0 खत्म। 10/4 कितना होता है? 2.5 होता है। यानी कितने परसेंट की त्रुटि कर दी उसने? 2.5% की त्रुटि कर दी। ऑप्शन नंबर 1। 4 व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो 3 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 4 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो 3 व्यक्ति उसको हम मान लेते हैं x दिन में कर देंगे। 3 से 3 खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपने M1D1 वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ, M1D1 बराबर M2D2। तो 4 गुणा 3 बराबर 3 गुणा x। ठीक है, 3 से 3 खत्म। 4 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा? 4। नेक्स्ट है, रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का पुत्र है। सुषमा से रमेश का क्या संबंध है? देखिए अमित किसका पुत्र है? सुषमा का। और अमित किसका भाई है? तो रमेश का। इसका मतलब रमेश भी सुषमा का पुत्र ही होगा। आपसे यही तो पूछा है कि रमेश सुषमा का कौन लगेगा? सुषमा का कौन लगेगा? पुत्र ही लगेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो अमित है वो सुषमा का पुत्र है और अमित किसका भाई है? रमेश का। इसका मतलब सुषमा का पुत्र कौन बनेगा? रमेश बनेगा, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। और अमित सुषमा का पुत्र है, तो इसका मतलब सुषमा का रमेश कौन लगेगा? तो सुषमा का रमेश पुत्र लगेगा। नेक्स्ट देखिए, बिंदु O से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। देखिए मानते हैं यहाँ पर पॉइंट कौन सा आपका? O पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से कितना कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है दक्षिण में। क्लियर। फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? 3 किलोमीटर। दाएं मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा? 3 किलोमीटर। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से कहाँ जा रहा है? दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ के कहाँ चलता है? 5 किलोमीटर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? यहाँ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 है।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 5 यानी कि 8, यानी कि प्राथमिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ तात्पर्य भाग से है और गुणा का तात्पर्य प्लस से है, माइनस का गुणा से और भाग का माइनस से है, तो निम्न समीकरण में से कौन से सही है। देखिए, इस तरह के समीकरण में आपको क्या करना होता है, कोई ट्रिक तो होती नहीं है इसकी, आपको वैल्यू रख के ही चेक करना पड़ता है। फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में इसमें ट्रिक लग जाती है। वो ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक होती है भाग से पता चलता है। तो जो आपका भाग वाला चिन्ह होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए भाग का किसमें, प्लस को किसमें चेंज किया गया है, भाग में, यानी जो आपका भाग आने वाला है उसको उस पर फोकस करिए। जैसे देखिए प्लस के स्थान पर क्या आएगा, भाग आएगा। इसमें प्लस कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, भाग आएगा। तो 6/2 यानी कि संख्या पूरी पूरी कट रही है और हमें पूरा पूरा ही आंसर चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, ये आंसर हमारा हो सकता है। इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस के बाद भाग आने वाला है, तो 5/6, 5/6 आपका क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, जो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इधर चेक करिए, 5/6, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ कितना है, 4/5, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 100% श्योर नहीं कि मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, संभावना आपकी कम होती है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं होते। अब चेक करते हैं पहले वाला। ठीक है, पहले वाले में वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। देखिए पहले वाला है आपका 33, 4, 5, 6, 2। ठीक है, अब माइनस के स्थान पर क्या आएगा, तो माइनस के स्थान पर आएगा गुणा, डिवाइड के स्थान पर क्या आएगा, डिवाइड के स्थान पर आएगा आपका माइनस, गुणा के स्थान पर क्या आएगा, गुणा के स्थान पर आएगा आपका प्लस, और प्लस के स्थान पर क्या आएगा आपका डिवाइड। ठीक है, ये समीकरण है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो 6/2 कितना जाएगा, 3, यानी कि 33 × 4 माइनस के 5 + 6, 6 में 3 का 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, तो 3 आएगा। अब नंबर किसका आएगा, गुणा का। तो 33 × 4 कितना होता है, 132, माइनस के 5 + के 3। अब नंबर आता है प्लस का, तो प्लस वाली संख्या को जोड़ लीजिए। 132 + 3 कितना होता है, 135 होता है। ठीक है, माइनस का कितना जाएगा, 5। 135 में से 5 घटाया कितना आएगा, 130 आएगा, जो कि हमारा 130 ही आ रहा था। इसका मतलब पहला जो समीकरण है वो हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। कछुआ संरक्षण परियोजना को सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रारंभ किया था। तो कछुआ संरक्षण की जो योजना थी उसको सबसे पहले शुरू किया था 1975 में उड़ीसा ने। 1975 में उड़ीसा ने शुरू किया था। कहाँ पर शुरू किया था, तो उड़ीसा में एक आपका नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है भितरकनिका। भितरकनिका नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसी में आपका कछुआ के संरक्षण के लिए परियोजना को शुरू किया गया था। किस प्रकार के कछुआ का संरक्षण किया गया था, तो ऑलिव रिडले कछुए का संरक्षण इसमें किया गया था। ठीक है, ये कछुए की वैरायटी है ऑलिव रिडले, उसका संरक्षण यहाँ पे किया गया था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विलयन नीले लिटमस कागज को लाल रंग में बदल देता है। तो नीले को लाल में कौन चेंज करता है, तो आपको पता है अम्ल होता है। तो अम्लीय जो विलयन होता है वो नीले को लाल में चेंज कर देता है, और जो क्षारीय विलयन होता है वो लाल को नीले में चेंज कर देता है। लाल को किस में चेंज करता है, तो नीले में। और अम्ल किस में करता है, अम्ल नीले को लाल में चेंज कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो लिटमस पेपर आपका, जो लिटमस पेपर होता है वो आपका लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन आपके कवक और शैवाल का, कवक और शैवाल के सहजीवन से बनते हैं लाइकेन। कवक प्लस शैवाल बराबर क्या होता है, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो बात आ रही है पहले की, पहला खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, तो बन रही है आपकी मणिपुर में। और मणिपुर जो स्टेट है आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप नोट कर लीजिए। जैसे अच्छा, पहले यहाँ पे आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बात आ रही है खेल की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं आपके 29 अगस्त को। 29 अगस्त को, 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्योंकि हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उनका बर्थडे कब है, तो ध्यानचंद जी का बर्थडे कब है, 29 अगस्त को ही है। इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। बात आ रही थी मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में फैक्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो माउंट सारामती कहाँ पर है? माउंट सारामती, माउंट सारामती आपका मणिपुर में ही है। दूसरा, मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है? तो मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है वो कौन सा है? वो आपका थांगटा है, थांगटा मणिपुर का है। इसके अलावा जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? वो आपका मणिपुरी है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा बात करें कि जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी लोकटक झील है। और लोकटक झील किस राज्य में है? तो वो भी आपके मणिपुर में ही है। इसके अलावा पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर है? वो भी आपका मणिपुर में ही है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? तो संगाई हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, संगाई हिरन के लिए फेमस है आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक की धार्मिक नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था? यानी 16 कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो वो थे आपके अकबर। अकबर ने 16 कुल की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 2। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, तो वह कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आर टी बराबर n-1 इंटू 100। ठीक है, आर क्या है? दर है, टी क्या है? समय है, एन मतलब कितने गुना हुआ है। ठीक है, और 100 तो 100 ही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि धन 15.5 वर्ष में, 15 वर्ष 6 माह का मतलब 15.5 साल में 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं। तो आर को आर मान लीजिए, टी कितना है? 15.5 साल, इसको हम 15.5 लिख सकते हैं, बराबर एन मतलब कितने गुना हुआ है? तो 3 गुना हुआ है, तो 3 माइनस के 1 कर लीजिए, गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? ये आर गुणा 15.5 बराबर 3 माइनस के 1 यानी कि 2 गुणा 100। ठीक है, 15.5 को हम ले सकते हैं, पॉइंट उठाएंगे तो क्या बटे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा आपका ये 31 बार। ठीक है, तो आ बराबर यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 2 का गुणा किधर होगा? इधर। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 गुणा 100, और जो इधर एक गुणा में 31 है बटे में आ जाएगा 31। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 400 बटे में 31। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है उसने? दूसरी कंडीशन उसने दी है कि वो कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? फॉर्मूला आपका ये रखना है, आर टी बराबर n-1 इंटू 100। अब आर की वैल्यू कितनी है? 400 बट्टे 3। टी आपसे पूछा है, एन कितना है? 2 गुना बोल रहा है, तो 2 माइनस के 1 यानी कि 1 ही रहेगा यहाँ पे, गुणा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अच्छा बटे में 3 नहीं था, बटे में कितना है? 31 है। देखिए यहाँ पे 31 है ना, 31 आ जाएगा। अब देखिए टी बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 31 का गुणा 1 में वो 31 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा आपका? 4। और 31 बटे 4 का मतलब कितना था? 4 सही 3 बटे 4। इसका मतलब 7 वर्ष, और 3 बटे 4 को हम महीने में चेंज करेंगे तो 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से 3 बार, 3 दिया 9, यानी कि 7 वर्ष 9 माह। 7 वर्ष 9 माह में क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखिए, 1.001 अपॉन में 10.01, और ये आपका 1001 बटे में 100.1 का मान क्या होगा? देखिए इसको भी चेंज कर लेते हैं। देखिए ये रखा आपको 1.001 अपॉन में 10.01 प्लस 1001 अपॉन में 100.1। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? बटे में आपका 1000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1001 बटे में, और यहाँ से हटेगा तो देखिए पहले तो इसको हटाइए,
हो जाएगा आपका 1001। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ से जब मैं पॉइंट उठाऊंगा तो बट्टे में कितना आएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, यहाँ पे कितना है, 1001 है ऊपर, तो 1001 ही रहने दीजिए। और नीचे से जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितने गुणा होगा, तो ऊपर 10 का गुणा होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। 1001 से 1001 खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना बचेगा यहाँ पे, 1/10 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, तो 1001 से 1001 खत्म, कितना बचेगा 10। ये हो जाएगा आपका 1/10 कितना होता है, 0.1, और 10 का 10, कुल मिला कितना बन जाएगा, 10.1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बढ़ते क्रम में कौन सी भिन्न है। बढ़ते क्रम में लगाना है इन भिन्नों को। तो देखिए, बढ़ते क्रम में आप तभी लगा सकते हैं जब आपको पता हो कि कैसे निकालते हैं बढ़ते क्रम में भिन्नों को। कोई भिन्न बड़ी है छोटी है कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए आप सीख लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न है आपकी 7/9, और एक भिन्न है आपकी 4/7। अब इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो कैसे पता करेंगे, आप क्रॉस गुणा कर दिए। 7 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 49, और 9 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 36। अब आप बताइए 36 बड़ा होता है कि 49 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे 49 बड़ा होता है। तो जब 49 बड़ा है तो आपकी ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, ये वाली भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, आपको इस तरह से तुलना करके आपको भिन्नों को निकालना होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 11/14, 16/19, और आपका 19/21। ठीक है, अब इन तीनों भिन्नों को आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी कि पहले सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आएगी। बढ़ते क्रम में कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस गुणा करके चेक करना है। तो 19 का गुणा जब हम 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 19 का गुणा जब हम 11 में करेंगे कितना आएगा, 209। और 14 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना आएगा, 224 आता है। ठीक है, आपको ये गुणा आपको फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, आपका समय आपका तभी बच पाएगा। तो 19 का गुणा जब हम 11 करेंगे 209 आएगा, और 14 गुणा 16 में करेंगे 224 आएगा। अब इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप कहेंगे ये वाली भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न छोटी है। अब बड़ी वाली भिन्न को लेके चलिए, इन दोनों में चेक करिए कौन सी भिन्न बड़ी है। तो जब 21 का गुणा हम 216 में करेंगे, 21 का गुणा जब हम 216 में करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा करके देख लीजिए। 21 के 126 के 6 हासिल के 12, 21 के 21 और 12 33। ठीक है, 19 का गुणा जब हम 19 में करेंगे कितना आएगा, 361। अब चेक कर लीजिए, देखिए 209 आ रहा है, यहाँ पर 224 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली भिन्न इससे छोटी है। जब हम इन दोनों में चेक कर रहे हैं तो ये वाली भिन्न हमारी इससे छोटी निकल रही है। इसका मतलब ये तीनों जो भिन्न है वो क्या है, बढ़ते क्रम में लगी हुई है। तो सबसे पहले आपका 11/14 आएगा, फिर 16/19 आएगा, फिर 19/21 आएगा। यानी ये जो भिन्न लगी हुई है आपकी, वो तीनों बढ़ते क्रम में ही लगी हुई हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप तुलना करके भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी हैं, कुछ रेलगाड़ी कुर्सी हैं, और कोई हवाई जहाज कुर्सी नहीं है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए, आपसे बोला गया कि सभी जो हवाई जहाज हैं वो रेलगाड़ी हैं। हवाई जहाज को मैंने एच से बनवाया है, तो सभी हवाई जहाज क्या है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को मैंने आर से दर्शाया है। ठीक है, सभी हवाई जहाज क्या है, रेलगाड़ी है। फिर कह रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ क्या है, कुर्सी हैं। कुर्सी को मैंने कैसे दर्शाया है। ठीक है, कोई हवाई जहाज कुर्सी नहीं है, तो कोई हवाई जहाज कुर्सी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ हवाई जहाज कुर्सियाँ हैं, तो कुछ हवाई जहाज कुर्सियाँ हैं तो नहीं है, यानी पहला निष्कर्ष आपका गलत है। कुछ कुर्सियाँ हवाई जहाज हैं, तो कुछ कुर्सियाँ हवाई जहाज हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ी हैं, कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ी के सेम आ रही हैं तो आ रही हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ आपकी कुछ रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज हैं तो हैं। यानी कि सिर्फ तीनों 4 निष्कर्ष आपका निकल रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग पुजारियों को, यानी जो वर्ग है वो किसको दर्शा रहा है, पुजारी। ठीक है, और त्रिभुज गायकों को, त्रिभुज किसको, गायकों को। उसके बाद वृत्त चिकित्सकों को, वृत्त किसको दर्शा रहा है, चिकित्सक। ठीक है, उसके अलावा आयत भारतीयों को।
आपसे पूछा है कौन सा अक्षर समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो पुजारी नहीं है। ठीक है, यानी कि भारतीय कौन सा है, आयत वाला, यानी आयत के अंदर होने चाहिए, लेकिन किसके अंतर्गत नहीं आनी चाहिए, वर्ग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, पुजारी नहीं होने चाहिए। तो आयत के अंदर होनी चाहिए और वर्ग के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से, एक तो आपका ई है, एक आपका ए है और एक आपका एफ है। तो ई ए एफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, कथन दिया है ध्रुवों की बर्फ पिघलने का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका कारण क्या दे रखा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। देखिए इसमें क्या है कि जो ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है उसका कारण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसका मतलब जो कथन और निष्कर्ष दोनों क्या है, कथन और कारण दोनों क्या है, एकदम सही है। यानी कि बर्फ पिघलने का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हुई है। और तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ है, बर्फ पिघल रही है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की उचित व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के विकास के लिए 1854 में डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए 1854 में एक आया था आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये किसके समय आया था, तो ये आपका डलहौजी के समय आया था। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर था डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के समय में कुछ घटनाएं घटी हैं, तो उन घटनाओं को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, डलहौजी के समय क्या हुआ था। सबसे पहले भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो प्रथम रेलगाड़ी 1853 में डलहौजी के समय ही चली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था इसके बारे में कि सार्वजनिक निर्माण विभाग है, यानी पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसके समय ही हुई थी, यानी कि डलहौजी के समय ही हुई थी। इसके अलावा जो हड़प नीति थी, हड़प नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो वो आपका किसी ने, डलहौजी ने ही लागू किया था। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम रेल कब चली थी, 1853 में चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, ये पॉइंट थे आपके डलहौजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कच्चे रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कच्चा रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो कर्नाटक में होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, कथकली शास्त्रीय लोक नृत्य किस राज्य का है। कथकली कहाँ का है, कर्नाटक का, केरल का, उड़ीसा का या फिर आंध्र प्रदेश का। तो कथकली कहाँ का है, केरल का है। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य और भी है, उसका नाम क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। उड़ीसा कौन सा है, ओडिसी है। उड़ीसा कौन सा है, उड़ीसा का उड़िया नृत्य, उड़िया है, उड़िया। और कर्नाटक का कौन सा है, कर्नाटक का आपका यक्षगान है। यक्षगान कहाँ का है, यक्षगान आपका कर्नाटक का है। और उड़ीसा का कौन सा है, उड़िया है। केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो कुल शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं। कितने हैं, आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उत्तर भारत का कौन सा है, उत्तर भारत का या फिर आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो वो आपका कथक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में आपकी एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से, यानी भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें नागरिकता की, तो भारत जो नागरिकता का है, जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है। भारतीय संविधान के भाग कौन से में है, 2 में। कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। और किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। ठीक है, कहाँ से ली गई है, तो आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकाला जाता है। इस शुद्ध दूध में से 20% दूध इस प्रकार निकाला जाता है कि इतना ही पानी मिला दिया जाए। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, आपसे बोला है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध रखा हुआ था,
उसमें से 20% दूध निकाला जाता है, फिर उतना ही पानी में डाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है? तो 3 बार दोहराई जाती है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि उस 3 बार दोहराने के बाद में उस मिश्रण में दूध की मात्रा कितने % बचेगी। तो देखिए इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि कितना दूध निकाला जा रहा है? 20%। तो 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5। इसका मतलब यदि दूध पहले 5 लीटर था तो अब कितना निकाल लिया? 1 लीटर निकाल लिया। इसका मतलब दूध यदि 5 लीटर था शुरू में, तो अब दूध कितना बचा है? 4 लीटर बचा है। अगली बार भी ऐसा ही हुआ होगा, फिर अगली बार भी ऐसा ही हुआ होगा। इसका मतलब प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है? 3 बार दोहराई गई है। तो यानी यदि दूध आपका 125 लीटर था, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो अब दूध कितना बचा होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 64 लीटर। यदि दूध आपका 125 लीटर था तो अब दूध कितना बचा होगा? 64 लीटर बचा होगा। तो कितने % दूध बचा? तो 64 लीटर बचा। कितने में से? 125 में से। कितने % हो गया? गुणा कर देंगे 100 का। 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा आपका 4 बार। 4 का गुणा 64 में करेंगे कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25 बटे में 5। और 5 का भाग देने का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली संख्या का दुगुना कर दीजिए और दाहिनी तरफ से 1 पॉइंट लगा दीजिए। 256 का दुगुना कितना होता है? 512। और 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, 51.2%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार बराबर हैं। यदि इनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों तो इनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके आधार बराबर है, उनकी ऊंचाइयां भी क्या है? बराबर है। तो इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए, एक आपका अर्धगोला इस तरह से बना हुआ है और एक आपका एक शंकु बना हुआ है इस तरीके से। आपको बोला है कि जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या और जो शंकु की त्रिज्या है दोनों बराबर है, यानी अर्धगोले तथा शंकु के आधार बराबर बराबर है। दोनों आधार बराबर है, इसका मतलब त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर ही होगी। और इनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी? इसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। इसका मतलब जब इसकी ऊंचाई r है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी? r ही होगी। क्लियर? जब ये r है, ये भी r है, तो आपको पता है कि ये जो लंब होता है आपका यहाँ पे समकोण को काटता है। तो जब ये r है, ये r है, तो ये वाली ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? तो ये आधार, ये लंब, तो एक कर्ण होगा। और कर्ण किसके बराबर होता है? तो कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जो कि आपका r ही है। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट में 2r² बराबर के r√2। किसके बराबर हुआ? r√2। और ये लंब किसके बराबर होता है? तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई यानी कि l के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका भी आपको पता चल गया, इसका भी पता चल गया। आपसे पूछा कि दोनों के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का सरफेस एरिया जो होता है, वक्रपृष्ठ जो होता है वो होता है आपका 2πr²। ठीक है। और जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है? πr है। और एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एल की वैल्यू आपको निकाली थी मैंने अभी, r√2, यानी कि पाई इंटू r√2। बस, अब दोनों का अनुपात पूछा था, अनुपात निकाल दीजिए। तो 2πr² बटे में पाई इंटू r इंटू √2। r इंटू आर से r² खत्म, पाई से पाई खत्म, और 2/√2 किसका होता है? √2 अपन में 1 के बराबर। यानी √2 से 2 कितने में कटेगा? √2 बार ही कटता है। दोनों का अनुपात कितना आएगा? √2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर सी। एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, बच्चों की संख्या है कितनी? पुरुष, स्त्री व बच्चे। पुरुष, स्त्री व बच्चे, बच्चों की संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 176। 11 की वैल्यू दे रखी है आपको 176। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ से? 176 बट्टे में 11, यानी कितने में कटेगा आपका? ये 16 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16। पूछा क्या है? पुरुषों और स्त्रियों की संख्या। पुरुष कितने हैं? पुरुष आपके 4 यूनिट हैं। तो 1 की वैल्यू 16 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16 चौका 64। तो पुरुष कितने हो जाएंगे आपके? 64। स्त्रियाँ कितनी है? 5 यूनिट। 16 पंजे 80, यानी कि स्त्री और पुरुष कितने हो जाएंगे? 64 और 80। ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है, नीरव का जन्मदिन 30 अक्टूबर को है। उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन में आएगा? यानी कि यदि आयुष का जन्मदिन 22 मई को था सोमवार को, तो 30 अक्टूबर को नीरव का जन्मदिन है। तो बताइए 30 अक्टूबर को कौन सा दिन था? तो आपको क्या करना होता है, आपको विषम दिन छांटने होते हैं। तो मई से लेके आपको अक्टूबर तक विषम दिन छांटने पड़ेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है। मई में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 22 मई तक। जून में कितने दिन होते हैं? तो जून में 30 दिन होते हैं। जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 और अक्टूबर में कहाँ तक पहुँचना है? तो 30 तारीख तक ही पहुँचना है। अब हमें क्या करना है? हमें विषम दिन छांटना है। विषम दिन कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ये बताइए, मई में तो हम 22 तारीख तक पहुँच ही चुके हैं, अब दिन कितने बचे हैं? तो मई में होते हैं आपके 31 दिन होते हैं, यानी कि आपके 9 दिन आपके और शेष हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें विषम दिन छांटना है। तो विषम दिन कैसे छांटते हैं? 7 से भाग करके। 7 से भाग करने पर जो शेष पर बचता है वही आपका विषम दिन होता है। तो जब हम 9 में 7 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 30 में जब हम 7 से भाग करेंगे शेष पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 31 में भाग करेंगे 7 का, शेष पर बचेगा 3। 31 में फिर भाग करेंगे 7 का, शेष पर बचेगा 3। 30 में भाग करेंगे शेष पर बचेगा 2 और 30 में भाग करेंगे शेष पर बचेगा 2। यानी कुल मिला के जो विषम दिन बचे वो कितने बचे? तो 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 2 14। 14 विषम दिन बचे। जब हम 14 में जब 7 से भाग कर देंगे दोबारा, तो अब शेष पर कितना आएगा? 0। यानी कि हमारा एक भी दिन क्या है? विषम दिन नहीं बच रहा है फाइनल में। तो जो विषम दिन नहीं बच रहा है, इसका मतलब जो दिन आपका 9 मई को था, 22 मई को था, वही दिन क्या आएगा आपका? 30 अक्टूबर को आएगा। इसका मतलब 30 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 30 अक्टूबर को आपको 22 मई वाला दिन ही होगा, यानी कि आपका सोमवार ही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा संग के साथ बना लेते हैं वरना टाइम आपका और ज़्यादा वेस्ट होगा। देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि आप उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका कोई स्थान है ये वाला। ठीक है। दिशा कौन सी? उत्तर है। यहाँ पे आपका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम और ये आपकी दक्षिण। आपने कैसे शुरू किया? उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद कितना दौड़े आप? 4 किलोमीटर दौड़े के बाद बाएं मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। बाएं मुड़ते हैं और कितना दौड़ते हैं? 5 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ते हुए 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर से कितना दौड़ते हैं? 5 किलोमीटर। ठीक है। फिर बोला है फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। अब किधर मुड़ रहे हैं? बाएं। और कितना दौड़ रहे हैं? 6 किलोमीटर। तो यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दूरी आपकी 5 है तो इससे ज़्यादा ही निकलेगा आगे। कितना है? 6 किलोमीटर। और दौड़ पूरा करने से पहले आप फिर से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। बाएं मुड़कर कहाँ दौड़ते हैं? 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। ठीक है। यहाँ पहुंच जाते हैं आप। तो इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दौड़ पूरा करने के स्थान से यदि आपको दौड़ शुरू करने के स्थान पर पहुंचना है तो आप किस दिशा में दौड़ेंगे? यानी आपको पूछा कि ये जो स्थान है वो इस दिशा से किस स्थान पर है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप प्लस बना लीजिए। ये आपकी पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये आपकी दक्षिण। ये जो स्थान होगा वो इस स्थान से कौन सी दिशा में होगा? आपका ये पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है। किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसका यदि ये संख्या इसके किसके बराबर है? 13 के बराबर है। ये आपका 8 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगी? इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है? सबको जोड़ दिया गया है। 2 और 3 5 और 3 8 और 5 13। 3 और 5 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 और 3 8। किसके बराबर होगा? ये आपके 8 के बराबर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? सीएसओ के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैंने आपको बता रखा था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि जो HDI है उसका प्रतिपादन किसने किया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महमूद उल हक। इन्होंने क्या किया था? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था।
बात करेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है वर्तमान 2024 में? भारत की रैंक है अभी 134। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में कितने आयाम होते हैं? 3 आधार होते हैं इसके। कौन कौन से? तो आधार नोट कर लीजिए, आपके आधार पूछे जाते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है आपका जीवन प्रत्याशा। तीसरा है आपका शिक्षा। ठीक है। ये 3 आधार हैं आपके, इन आधार पर एचडीआई की गणना की जाती है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार किसने शपथ ली है? तो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? पेमा खांडू। पहले भी 2 बार बन चुके हैं आपके, लगातार तीसरी बार शपथ ली है पेमा खांडू ने। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के आपके जो टाइगर रिजर्व और आपके नेशनल पार्क हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में? सबसे पहले आपका पाक्के नेशनल पार्क। पाक्के नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क, वो भी आपका कहाँ पर है? वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा कुछ दर्रे हैं जैसे कि आपका दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। इसके अलावा सिला दर्रा, ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी कौन सा है? सब पूर्वी राज्य भी आपका अरुणाचल प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें काबिल बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जो करंट का क्वेश्चन है, किसको लॉन्च किया है? तो श्रेयस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स बराबर 5 है तो 3 कॉस एक्स माइनस के 5 साइन का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो देखिए, इसका पहले मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि इस बुक पर इन्हें सॉल्यूशन का कैसे किया है। देखिए, ये सॉल्यूशन दिया है, पहले ये बोला है, फिर इसका वर्क किया है, वर्क करने के बाद में फिर आपका इस दूसरे पेज पे भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है। मतलब कुल मिलाकर बहुत लेंथी सॉल्यूशन दिया है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है जो बहुत कम बच्चों को, यहाँ पे बहुत कम टीचर को पता होता है। तो देखिए शॉर्ट तरीका इसका क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ नोट करिए, जैसे कि आपको a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर, यदि मान लीजिए m दे रखा है और आपसे पूछा जाए b कॉस एक्स माइनस के a साइन एक्स की वैल्यू पूछी जाए आपसे, जो मान लेते हैं कि n के बराबर है। तो इन तो इस तरह का इक्वेशन दे रखे हो तो इन दोनों में क्या संबंध बनता है? वो संबंध बनता है आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है। जब इस तरह के समीकरण दे रखे हैं तो आपका किसके बराबर होगा? तो आपका जो संबंध बनता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, हम इसको एन मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। एम की वैल्यू कितनी है? 5 है। और बी की वैल्यू 3 है। ये ए की वैल्यू आपकी, सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। एम की वैल्यू 5 है और क्या कहते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू? हमें चाहिए एन की वैल्यू चाहिए। तो बस 3 वैल्यू हमें पता है, चौथी निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 5 है, तो 5 का वर्ग किसके बराबर होगा? 5 के वर्ग, यानी एम की वैल्यू कितनी है? 5। 5 के वर्ग प्लस एन के वर्ग के बराबर। तो 5 के वर्ग से 5 का वर्ग खत्म, कितना बचेगा? एन का स्क्वायर बराबर बचेगा 3 का स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा? जो होगा आपके 9 के बराबर। ठीक है। और आपको ये वैल्यू दे रखी है एन के बराबर। ठीक है। लेकिन पूछा क्या है? इसका वर्ग पूछा है, तो इसका वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? एन स्क्वायर के बराबर। और एन स्क्वायर वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी? 9 निकल के आई। ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 9 के बराबर होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं इसको, नहीं तो फिर आपका दूसरा तरीका तो आपका यही है कि दोनों तरफ से वर्क कर दीजिए, फिर आपको वहाँ से भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, किसी पाई चार्ट में 5 खंड हैं, 4 खंड केंद्र क्रमशः 30, 60, 75 और 180 कौन बनाते हैं? यदि सबसे बड़ा खंड 3600 दर्शाता है तो सबसे छोटा खंड कितने को दर्शाएगा? देखिए कोई पाई चार्ट है, मान लीजिए इस तरह का कोई पाई चार्ट है जिसमें कि 5 कोण है, 5 खंड है। 4 खंड कौन कौन से हैं? 4 खंड में से एक तो आपका 180 अंश का हो गया, यानी ये वाला हो गया, और एक आपका 30 अंश का हो गया, मान लेते हैं इस तरह से। एक आपका 60 अंश का हो गया इस तरह से। एक आपका 75 अंश का हो गया, ये वाला। ठीक है।
तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये आपका 75 हो गया। तो ये कितना बचेगा, ये पूरा गोला कितने का होता है, 360 का होता है। इसमें 180 अंश ये हो गया, तो 360 90, 90 और 75 165। तो ये कितने का बचेगा आपका, 15 अंश का बचेगा। ठीक है। पूछा क्या, यदि सबसे बड़ा खंड कितना है, 3600 दर्शाता, सबसे छोटा खंड पूछा है। सबसे छोटा खंड कौन सा हो जाएगा, 15 अंश वाला हो जाएगा। यानी कि 180 अंश की वैल्यू दे रखी है आपको, जो सबसे बड़ा खंड है। सबसे बड़े खंड की वैल्यू दे रखी है आपको 3600। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपसे, 180 से कट जाएगा आपका ये 20 बार, यानी 1 मिनट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 अंश। पूछा क्या, सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा खंड कितना है, 15 डिग्री के बराबर। 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 15, 20 गुणा 15 यानी कि 300। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, यदि x की पावर m की पावर n है बराबर x की पावर n ब्रैकेट के बाहर n है तथा n बराबर 3 है, तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक नियम लगता है। नियम क्या लगता है कि यदि ब्रैकेट के बाहर घाते हैं, जैसे मान लीजिए a की पावर m है, उसकी पावर भी क्या है, n है, तो ब्रैकेट के बाहर यदि घाते हैं तो दोनों घातों क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है। और ये जो पावर दे रखी है ये आपकी जैसी है वैसी रहेगी। तो देखिए x की पावर कितनी है, m की पावर n है, और इधर क्या है, x की पावर m, उसकी पावर कितनी है, n है। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। और n की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और ये हो जाएगा आपका x की पावर m इंटू n, और n की पावर है कितनी, तो n की वैल्यू है आपकी 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर m की पावर 3 बराबर x की पावर 3m। क्लियर। आप एक नियम और नोट करिए, यदि a की पावर m है बराबर a की पावर क्या है, n है, जब बेस समान होता है तो घाते में क्या होती है, समान होती है, यानी m बराबर n। यहाँ पे आपका बेस समान है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो पावर क्या होगी, आपस में समान होगी, यानी कि m की पावर जो 3 होगा किसके बराबर होगा, 3m के बराबर हो जाएगा। 3m को इधर ले आइए, m की पावर 3 माइनस के 3m बराबर, इधर बचेगा 0, m कॉमन ले लो तो m स्क्वायर बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। जब m इंटू एम स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 0 है, इसका मतलब m या तो 0 के बराबर होगा या फिर m स्क्वायर माइनस के 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से m स्क्वायर के बराबर कितना मिल जाएगा, 3, तो m बराबर अंडर में 3। ठीक है। तो वैल्यू के m की वैल्यू कौन कौन सी मिल गई, m की वैल्यू एक तो 0 मिल गई और एक आपकी मिल गई अंडर में 3। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में आपका सिर्फ और सिर्फ अंडर 3 है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है। दिए विकल्पों में से वह भिन्न चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, CEG, IKM, ORU या फिर VXZ। क्या लॉजिक लगा गया है, तो देखिए इसमें दो का अंतर है। क्या है, दो का अंतर है, जबकि इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें 3 का अंतर है। ठीक है। यहाँ पे 3 का अंतर है, जबकि इसमें कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे भी कितने का है, 2 का। यहाँ पे भी 2 का है। तो इनसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसको देखते हैं, पेंच का संबंध पेचकस से है तो कील का संबंध कैसे होगा। पेंच को कसने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेचकस का, और कील को ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पासे वाला क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा है कि यदि पासे के ऊपर की संख्या 2 है तो इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, या निचली संख्या क्या होगी। तो पासे के लिए मैंने आपको 2-3 नियम बताए थे। पहला नियम, यदि दो सतहें कॉमन है, यानी किसी पासे की दो स्थितियों में कि कोई दो सतह कॉमन है, तो जो तीसरी सतह होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है। तो देखिए इसको इसको लेते हैं। ठीक है। 3 और 4 इसमें दोनों में कॉमन है, तो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5। 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा 5। इसका मतलब 2 के अपोजिट 6 और 5 तो नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को लेते हैं, जिसमें 6 और 4 है, इसमें 6 और 4 है। तो जब 6 और 4 दोनों कॉमन हो गए तो अब एक के अपोजिट में कौन बचेगा, एक के अपोजिट बचेगा 3, यानी एक के विपरीत कौन होगा, 3 होगा। जब एक के विपरीत 3 होगा तो एक के विपरीत 3 होगा, तो इसका मतलब 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता। बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, जो कि आपका राइट आंसर भी है। ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको।
नेक्स्ट है, पंजाब ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। यह वेबसाइट चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना सरल बनाती है। वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम है आपका बूथ राब्ता। ये आपका किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शनी मई 2024 को नई दिल्ली में प्रदर्शित की जा रही हैं। इसका आयोजन किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, या फिर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका नेतृत्व किया जा रहा है आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा। कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, स्थान जरूर याद रखिएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? कतर में, अबू धाबी में, तुर्की में, या फिर रूस में। तो भारत मार्ट की आधारशिला रखी है आपकी यूएई कतर में, सॉरी यूएई अबू धाबी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है? तो जो भी शिशु के अंदर वंशागत जीन होते हैं उसमें माता और पिता के जीनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इनको मिला के जो जीन होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं आपके 46, जिसमें से 23 पिता से आते हैं और 23 आपके माता से आते हैं। ठीक है, तो माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राम और श्याम की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम हो तो 6 वर्ष बाद राम एवं श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, दोनों में भी अंतर कितना है? तो आप कहेंगे दोनों में 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में कितना अंतर है? तो 6 वर्ष का अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर है? 6 वर्ष के बराबर है। एक की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी, और 4 की वैल्यू 6 चौक 24 हो जाएगी। इसका मतलब राम की आयु अभी 18 वर्ष है और श्याम की आयु अभी कितनी है? 24 वर्ष है। तो जरा ये बताइए कि 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष के बाद में राम हो जाएगा आपका 24 साल का, श्याम हो जाएगा आपका 30 साल का। दोनों का अनुपात पूछा है तो 6 से काटिए 4 बार, 6 से काटिए 5 बार, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। ऑप्शन नंबर डी। इसको देखते हैं, यदि x-1 किसी बहुपद यानी इसका क्या है? एक गुणनखंड है तथा 2 की पावर b बराबर 64 a है, तो a इंटू बी किसके बराबर होगा? तो जब कोई गुणनखंड किसी बहुपद का कोई गुणनखंड होता है तो उसको पूरी तरह से विभाजित करता है, यानी कि x माइनस ए किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो हम x के जगह कितना रख देंगे? इसमें 1 रख देंगे। देखिए, तो जब इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? a इंटू 1 की पावर 3 प्लस b इंटू 1 की पावर 2 माइनस के 36 इंटू 1 प्लस के 22, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो a इंटू 1 की पावर 1 तो 1 ही होता है, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे a बचेगा। यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही होता है तो यहाँ पे b बचेगा। यहाँ पर 36 प्लस के 22 बराबर 0। तो a प्लस बी माइनस के 36 a प्लस के 22 से तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 14 बचेगा बराबर 0। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 14 के बराबर। ठीक है, अब इसको देखिए, आपको दे रखा है कि 2 की पावर b बराबर 64 की पावर a। तो आपको पता है कि हम 64 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। उसकी भी पावर कितनी है? a है। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर घाते हों तो आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर b बराबर 2 की पावर 6 इंटू a, यानी कि 6a। b समान हो तो घातें भी क्या होती हैं? समान होती हैं। b बराबर क्या हो जाएगा? 6a। ठीक है, यदि b बराबर 6a है तो b की जगह पे क्या रख देंगे? हम यहाँ 6a रख देंगे। तो a प्लस 6a बराबर 14। 6a प्लस ये कितना हो जाएगा? 7a बराबर 14। a बराबर कितना मिल जाएगा? 14/7 यानी कि 2। जब a बराबर 2 है तो b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर 6 इंटू 2 यानी कि 12। b बराबर कितना मिल जाएगा? 12। तो b की वैल्यू 12 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू 2 हो गई। पूछा क्या था आपसे? आपसे पूछा था कि दोनों का गुणनफल a इंटू बी। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा? 2 गुणा a इंटू बी हो जाएगा आपका 2 गुणा 6।
फिर 2 गुणा 12 बराबर 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन को, एक वृत्त में दो जीवा हैं ए बी तथा सी डी, एक दूसरे को बाएं बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी 5 पी बी 3 है और पी डी कितनी 4 है, तो जीवा सी डी की लंबाई बताइए। देखिए इस तरह का कोई मान लीजिए वृत्त है, इसमें एक जीवा आपकी ये जा रही है और एक जीवा जा रही है आपकी ये, इसको हम ए बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी डी। ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, एक दूसरे को पी पर काट रही हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये आपकी ए बी जीवा होगी, ये आपकी सी डी जीवा होगी, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, पी पर काट रही हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन बने तो इसमें थ्योरम काम करती है, प्रमेय काम करती है क्या, पी बी इंटू पी ए, यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग प्लस यहाँ से यहाँ पूरा भाग, दोनों का जो गुणनफल होता है वो यहाँ से यहाँ तक का भाग प्लस यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी बी इंटू पी ए बराबर होता है पी डी इंटू पी सी के। ठीक है, अब आपको पी बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू आपसे पूछिए किसके, सी डी की वैल्यू पूछिए। पी ए की वैल्यू कितनी जाएगी, पी ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी थी 5 थी और ये वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और पी डी की वैल्यू कितनी है, पी डी की वैल्यू 4 है, पी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, 4 से कितना कटेगा आपका, ये 2 बार कटेगा, 2 3 6, यानी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा। और एक्स हमने क्या माना है, एक्स हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी माना है, जबकि इसमें सी डी कितना है, सॉरी जबकि इसमें पी डी कितना है, पी डी आपका 4 है। अब ये दूरी 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 6 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी बचेगी आपकी 2। इसका मतलब सी डी कितनी निकल के आ गई आपकी, तो सी डी निकल के आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपसे सी डी ही पूछा था। जो हमारे एक्स निकल के आया था, एक्स क्या था हमारा, पी सी की वैल्यू थी और पी सी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, इसमें 4 आपका ये हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, जो कि आपकी सी डी की लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी सी डी एक 6 मंजिला इमारत के तीसरी मंजिल से छठी मंजिल तक रहते हैं। कितनी मंजिल इमारत है, 6 मंजिल इमारत है, लेकिन ए बी सी डी कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, तीसरी से लेकर छठी तक, यानी पहले दूसरी पर उनका कोई संबंध नहीं है। तो मंजिल बना लेते हैं पहले, तीसरी है, चौथी, पांचवी और आपकी छठी, ये आपकी क्या है 4 मंजिल है। ठीक है, तीसरी चौथी पांचवी और छठी। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा बनाते जाते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए चौथी मंजिल पर रहता है, ए कहाँ रहता है चौथी मंजिल पर, यहाँ बना देते हैं ए को, और ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, यानी ए और बी की जो मंजिल है उनके बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो बी तो आपका यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में एक व्यक्ति आना चाहिए, तो बी कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। ठीक है, सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता, यानी सी ए के ऊपर नहीं रहता, इसका मतलब सी कहाँ रहेगा आपका, यहाँ रहेगा। बचा कौन सा, बचा आपका डी, बचा डी यहाँ पे आ जाएगा। पूछेगा बी के मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता, तो बी के ऊपर तो कोई नहीं रहता, तो ऑप्शन में जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए और 500 मतों से हार गया। मान लेते हैं कि जो कुल मत थे वो हमारे 100% थे, इसमें से एक को कितने मिले 30%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 70%, क्योंकि टोटल कितना है 100% है। तो जो जीतने वाला है वो कितने वोटों से जीता है, तो 40% वोटों से जीता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितने वोटों से जीता है, तो 500 वोटों से जीता है। इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी है 500 है। पूछा क्या है, कुल मत, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए 40 का ये कितना गुना है, 40 का ये आपका 2.5 गुना है, 2.5 गुना है 40 का, 100 कितना गुना होता है 2.5 गुना होता है, तो 500 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि 1250। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका, ये दर्पण लगा हुआ है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। ठीक है, जो कि आपका किस में है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है।
ठीक है। नेक्स्ट है, प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा? प्रति अम्ल मतलब एंटा एसिड। एंटा एसिड कौन सा होता है? तो एंटा एसिड होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया क्या होता है? तो हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक तरह की बीमारी होती है जो आपके पूर्वजों से आपको मिलती है, यानी जेनेटिकल क्या होता है? जेनेटिकल आपका विकार होता है, आनुवंशिक विकार होता है एक तरह का। ठीक है, आनुवंशिक विकार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धन आरेख में 4 देश एबीसीडी की जन्म दर प्रति 1000 कुछ वर्षों के लिए दर्शाई गई है। यदि डी देश की जन्म दर से बी देश की जन्म दर दोगुनी है, यानी बी की जो जन्म दर है वो डी की क्या है? डबल है, तो एक्स तथा एक्स प्लस वाई बराबर 38 है, तो ए देश की जन्म दर कितनी है? देखिए आपसे बोला है कि जो डी की जन्म दर है वो बी की डबल है, डी की जन्म दर बी की डबल है। सॉरी, आपसे बोला कि जो डी देश की जन्म दर से बी देश की जन्म दर दोगुनी है, यानी बी की डबल है किससे? डी से। तो जब बी की 40 है तो ये कितनी होगी? डी की कितनी होगी? 20 होगी, तभी तो इसकी डबल होगी। इसका मतलब बाई बराबर हमें कितना मिल गया? बाई बराबर मिल गया हमें 40। सॉरी, बी बाई बराबर मिल गया हमको 20। और एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी है? 38। तो यहाँ से एक्स प्लस 20 बराबर 38, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 38 माइनस के 20 यानी कि 18। एक्स की वैल्यू मिल गई हमको 18 और बाई की वैल्यू मिल गई हमको 20। पूछा किसका था? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है आपकी 2x। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2 गुणा 18 यानी कि 36। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दो संख्या का महत्तम समावर्तक 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी इनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? तो देखिए, जो भी लासा होता है वो मासा से हमेशा क्या होता है? विभाजित होता ही होता है। तो ऐसी संख्या देख लीजिए जो 8 से नहीं कट रही है। 38 8 से कटती है, 56 भी कटता है, 24 भी कटता है, लेकिन 8 से नहीं कटता है। तो यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी राशि में 6 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 60% की वृद्धि होती है, तो 12,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको दर निकालनी पड़ेगी। तो 6 वर्षों में कितनी वृद्धि हो रही है? 60% की वृद्धि हो रही है। यदि कोई राशि 100 थी तो आपकी 6 वर्षों के बाद में कितनी होगी? 60% की वृद्धि, यानी कि 100 का 60 ही होता है। 100 का 60% 60 ही होता है, तो कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। ब्याज कितनी मिल गई? ब्याज मिल गई आपकी 160 माइनस के 100, यानी कि 60 रुपये ब्याज मिल गई। कितने साल में? 6 साल में। तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी? 60/6 यानी कि 10 रुपये। ठीक है, क्योंकि साधारण साधारण ब्याज है तो हर साल ब्याज कभी समान होती है। 6 साल की ब्याज 60 रुपये है तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी? 10 रुपये हो जाएगी। 10 रुपये ब्याज किस पे मिली है? 100 रुपये मिली है। तो 10 रुपये ब्याज मिली है कितने रुपये पे? 100 रुपये पे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणांतर गुणा समय, यानी 1 साल मट्टी में कितना जाएगा? 100। 100 से 100 खत्म। तो आर बराबर कितना मिल गया आपको? 10%। यानी आपको दर निकल के आ गई 10% की दर। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि 12,000 की राशि है तो 3 साल के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, राशि कितनी है आपकी? 12,000। दर कितनी है आपकी? 10%। 10% का मतलब क्या है? 1/10। यानी यदि आपकी राशि 10 है तो 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा आपका 11 रुपये। बात हो रही है 3 साल की, तो अगले साल भी 10 से 11 होगा, फिर अगले साल भी 10 से 11 होगा। यानी यदि आपके पास मूलधन 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 है, 3 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी कि 1331। ठीक है, यानी कि 1000 वाली राशि 3 साल में 1331 हो जाएगी। तो ब्याज कितनी मिलेगी? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस के मूलधन, यानी कि 1331 में से 1000 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 331। यानी आपको 1000 रुपये पर कितनी ब्याज मिल जाएगी? 331 रुपये मिल जाएगी। लेकिन आपका धन है कितना? धन है आपका 12,000 रुपये। धन कितना है? धन आपका 12,000 है। तो जब आपका धन 1000 था तब आपको ब्याज मिल रही थी 331। तो जब आपका धन कितना है? 12,000, यानी इसका 12 गुना है। कितना गुना है? 12 गुना। तो आपकी ब्याज भी कितनी हो जाएगी? 12 गुनी हो जाएगी। तो 12 गुना कर दीजिए इसमें, 12 एकम 12, 12×3 = 36 और 1 37, और 12×3 = 36 और 3 39। तो आपको ब्याज कितनी मिल जाएगी? 3972 रुपये। ऑप्शन नंबर 3।
एक व्यक्ति 32 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में नाव खींचता है और उसे प्रत्येक दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी? मान लीजिए कि जो नाव की चाल है वो कितनी है? नाव की चाल आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल है वो धारा की चाल है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको पता है कि जब धारा की दिशा में चलती है नाव, तो दोनों की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है, ए प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और प्रतिकूल दिशा में क्या होगा? प्रतिकूल दिशा में धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? ए माइनस के बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल। ठीक है। अब आपसे बोला है कि दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर। चल किस रहा है? धारा की दिशा में चल रहा है। समय कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो धारा की अनुकूल दिशा में समय कितना लगेगा? समय यानी कि 6 घंटे बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी कि 32 बट्टे में ए प्लस बी। ठीक है, 32 बट्टे में ए प्लस बी, क्योंकि धारा की अनुकूल दिशा में समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। दूरी कितनी है? 32। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा हमें? ए प्लस बी बराबर मिल जाएगा हमको 32/6। ठीक है, 32/6। 2 से काट लीजिए 3 बार, 2 से काट लीजिए 16 बार, यानी कि 16/3। ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई हमको 16/3। और ऐसे ही धारा की प्रतिकूल दिशा में समय 6 घंटे ही है और दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। और चाल कितनी हो जाएगी? ए माइनस के बी। तो यहाँ से हमें ए माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो 14/6, यानी कि 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 7 बार कटेगा, यानी कि 7/3। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई 16/3 और ए माइनस बी की वैल्यू मिल गई 7/3। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? धारा की जो वैल्यू चाहिए। धारा हमने क्या मानी थी? धारा की चाल मानी थी हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बी की वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? कि जब भी आपको माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 16/3 माइनस के 7/3, इन दोनों का आधा। तो ये कितना जाएगा? 20 सामान है तो 16 में से 7 गए तो 9/3 बटे में कितना रहेगा? 2। तो 9/3 का मतलब क्या होता है? 3 ही होता है। और 3/2 कितना होता है? 1.5 के बराबर होता है। बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को अंतर करके आधा कर दीजिए। 16/3 माइनस के 7/3 बटे में 2। तो 16/3 में से 7/3 घटाएंगे तो 9/3 बचेगा। और 9/3 का मतलब 3 से कटेगा 3 बार, और 3/2 किसके बराबर होता है? 1.5 के बराबर। इसका मतलब धारा की चाल अब कितनी जाएगी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? सप्ताह, महीना, दिन, मिनट या फिर 5 वर्ष। सबसे छोटा कौन सा होता है? मिनट होता है। मिनट के बाद में क्या आता है आपका? दिन आता है। दिन के बाद में सप्ताह आता है, फिर आपका महीना आता है, फिर आपका वर्ष आता है। तो 4, 3, 1, 2, 5, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब शब्द रखा आपको पर्सनैलिटी। आपको इनमें से वो शब्द ढूंढना है जो इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे बाई कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसमें बाई कितनी बार आया है? यहाँ पे सिर्फ 1 बार आया है। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है आपका, इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसको देखिए, लाइट को इस तरह से लिखा जाता है, तो नॉर्मल को किस तरह से लिखा जाएगा? तो लाइट से कैसे बना है? तो जब एल में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? एम आएगा। आई में दो एक जोड़ेंगे तो जे आएगा। जी में एक जोड़ेंगे तो एच आएगा। यहाँ से +1 किया गया है। क्या किया है? +1 किया गया है। तो एन के बाद में क्या आता है? ओ। और ओ के बाद में क्या आता है? पी। एन के बाद में ओ, ओ के बाद में पी। यानी शुरुआत कैसे होगी? ओ और पी से होगी, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में आपको छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। ठीक है, यानी ये आकृति ढूंढनी कि आपकी किसमें छिपी हुई है। तो देखिए किसमें छिपी हुई है। तो ये आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इस तरीके से छिपी हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में।
रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। और ये किसके नाम पे पड़ा हुआ है? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, जो कि आपके भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी खोज की थी, जिसके नाम पर इनका नाम पड़ा है। और रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे क्यूरी, पियरे और मैडम क्यूरी ने, ठीक है, रेडियम की खोज की थी। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरियस, साइरस, सुकरात या फिर अरस्तु? सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर गुरु था आपका सुकरात। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वेद को संगीत की प्राचीनतम पुस्तक कहा था? संगीत की प्राचीनतम पुस्तक माना था। तो संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है? तो संगीत से संबंधित वेद आपका कौन सा है? सामवेद है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और जादू टोना वाला वेद कौन सा है? जादू टोना वाला वेद कौन सा है? वो आपका अथर्ववेद है। ये यज्ञ संबंधी प्रावधान किसमें है? तो यज्ञ संबंधी प्रावधान आपके यजुर्वेद में है। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र हैं। मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन को लंबाई के हिसाब से बना लेते हैं। तो इस क्रम में आपको बनाया जा रहा है, यानी कि लंबाई इस क्रम में बढ़ती आ रही है। तो मोहन क्या सबसे ऊपर आएगा? सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है। सतीश किशोर से छोटा है। सतीश किससे छोटा है? सतीश किससे छोटा है? सतीश किशोर से छोटा है, ठीक है। सतीश किशोर से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। किससे लंबा है? राजेश से लंबा है, यानी कि जो सतीश है वो राजेश से लंबा है और किशोर से छोटा है। फिर उसके बाद क्या बोला? अनिल किशोर से छोटा है। अनिल किससे छोटा है? किशोर से छोटा है किंतु सतीश से लंबा है। तो अनिल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे बीच में आएगा। सतीश से लंबा है और किशोर से छोटा है, तो यहाँ बीच में आ जाएगा। फिर बोला गया सतीश राजेश से लंबा है, सतीश राजेश से लंबा है किंतु अनिल अनिल से छोटा है। सतीश राजेश से लंबा है किंतु अनिल से छोटा है, यानी आपका इस तरह से बनेगा। आपका ये पूछा क्या सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? सबसे जो नीचे होगा, सबसे नीचे कौन है? राजेश, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, सॉरी, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। लाइट सूर्य से आती है और पंख लाइट होते हैं। निष्कर्ष क्या निकल सकता है? पंख सूर्य से आते हैं। देखिए, लाइट सूर्य से आ रही है और लाइट क्या है? पंख क्या है? लाइट है। इसका मतलब पंख सूर्य से आ रहे हैं। आपका पहला वाला जो निष्कर्ष है वो तो आपका सही है। दूसरा देखिए, सूर्य लाइट है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ये निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। सिर्फ आपका एक ही निष्कर्ष निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैन आरेख गाजर खाद्य वनस्पतियों के बीच संबंध का सही दर्शाता है? गाजर खाद्य और वनस्पतियों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, सभी गाजर क्या है? वनस्पतियां हैं, और सभी वनस्पतियां क्या होती हैं? खाद्य होती हैं। यानी कि सभी गाजर क्या है? वनस्पतियां हैं, और सभी वनस्पतियां क्या होती हैं? खाद्य होती हैं। यानी कि इस तरीके से आपका क्या बनेगा? गोला मतलब वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। सबसे अंदर वाला कौन सा हो जाएगा? गाजर, फिर आपका वनस्पति और फिर आपका ये खाद्य हो जाएगा, ठीक है। सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से कौन सा है? 28वां स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल विद्यार्थी कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको कल दोनों तरीके बताए थे कि या तो आप उसे डायग्राम से समझ लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ के 1 हटा दीजिए, यानी 7 + 28 -1, 27 और 8, 7 और 28 कितने होते हैं? 35 में से 1 हटा दिए, कितना आएगा? 34। यानी कुल छात्र कितने हैं? तो 34 छात्र हैं। 7 को 8 को 28 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 35। फिर 1 हटा दीजिए, कितना जाएगा? 34। यानी कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 1 हटा दीजिए, तो कितना जाएगा आपका? 35 में से 1 हटा देंगे तो 34 आपका निकल के आ जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है? 2 3 2, 3 4 3, 4 5 4, 5 6 4, 6 7 6।
देखिए 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, यहाँ पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए था, लेकिन है कितना 4 है। इसका मतलब ये इस श्रृंखला में नहीं आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस तरफ का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किसका है? स्वच्छ जल का, नमकीन का, पेट्रोल का या फिर मरकरी का? तो आपने देखा होगा यदि हम पानी में पेट्रोल या डीजल डाल देते हैं तो वो पानी के ऊपर ही तैरता है। इसका मतलब पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो पानी से तो कम ही होता है। और तो इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से किसमें कम होगा? तो आपको पेट्रोल का जो घनत्व वो इनमें सबसे कम है। और इन ऑप्शन के साथ सबसे ज़्यादा किसमें है? तो मरकरी यानी पारे का क्या घनत्व इन सब ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है या फिर सल्फर है? तो इसमें रंगीन कौन है? तो इसमें रंगीन है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, रंगीन कौन है इसमें? ऑक्सीजन इसमें रंगीन है। इस क्वेश्चन को देखिए, 5 साइन 75 साइन 77 2 कॉस 13 और कॉस 15 बटे में कॉस 15 इंटू साइन 77 और फिर माइनस दे रखा है यहाँ पे, फिर आपका ये दे रखा है। इसका मान क्या हुआ? देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ क्या करना है। देखिए आप ऊपर से क्या करेंगे, इसको एक ही में चेंज कर लेंगे। जैसे आपका साइन 77 है, आपको पता है कि कॉस 13 की वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन 77 के बराबर होगी। दोनों ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो आपका कट जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या कट जाएगा, दोनों का आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो आपको कुल मिला के ट्राई खुद करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका इस सॉल्यूशन निकलेगा, आपको थोड़ा सोचना है और इसको सॉल्व करना है। इसका मैंने आंसर बता दिया, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आपका 0 ही आएगा। ये बस आपको ट्राई करना है कि कैसे आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6200 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग कौन से हैं? तो देखिए ये जो अनुपात दे रखा है आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। सबसे पहले हम इसको सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करते हैं? तो जो बटे में संख्या लिखी होती है 2 3 और 5, 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है? तो 30 होता है। 30 से हम क्या कर देंगे, इसमें सब में गुणा कर देंगे। तो जब हम 30 से गुणा कर देंगे इसमें 1/2 में, तो यहाँ कितना बचेगा? 15 बचेगा। 1/3 में 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा। और 1/5 में 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। इन तीनों भाग आपको मिल गए 15 10 और 6। कुल मिला के तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? तो 15 10 25 और 6 31। तीनों भागों का जोड़ कितना हो गया? 31 हो गया। लेकिन एक्चुअल में सबका जोड़ है कितना? 6200 है। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 6200। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 6200 बट्टे में 31 यानी कि 200। पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे कि तीनों भाग बताइए। तीनों भाग कितने कितने हो जाएंगे? पहला भाग हो जाएगा 15 गुणा 200 यानी कि 3000, 10 गुणा 200 यानी कि 2000, 6 गुणा 200 यानी कि 1200। तो तीनों भाग कितने कितने हो गए? 3000, 2000 और 1200। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें क्या होगा? हमें प्राप्त होगा क्या होगा? देखिए 16 का जो एसपी है, 16 का जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी है किसके बराबर है? 20 के सीपी यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो कितना मिल जाएगा आपको? 20 बटे में 16। यानी यदि क्रय मूल्य 16 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 20 है। लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 4 का। तो 4 का लाभ कितने पे? क्रय मूल्य पे यानी कि 16 पे। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार। यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? तो 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए 3/8 5/36 और 7/72 और 15/96 का लघुत्तम समानुपात बताइए। जब भिन्न दे रखी हो उनका लासा निकालना हो तो भिन्नों का लासा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंश का लासा बटे में हर का लासा। अंश का लासा बटे में हर का लासा। तो यहाँ पे अंश क्या है? सबसे पहले भिन्न लिख लीजिए 3/8 5/36 और 7/12 फिर आपका 15/96। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? अंश का लासा बटे में हर का मासा। हर का मासा यही फॉर्मूला होता है। तो अंश क्या क्या है? अंश आपके 3 है, 5 है, 7 है और 15 है। इनका एलसीएम
यानी कि लासा बटे में हर क्या है आपका 8 है, 30 है, 12 है और 96। इनका क्या है, इनका मासा। ठीक है, तो 3, 5, 7 और 15 का लासा कितना होता है? 3, 7, 5 और 15 का लासा होता है 105। और 8, 30, 12 और 16 का मासा कितना होता है? इनका मासा होता है 4। इस पूरे जो भिन्न दे रखे थे ऊपर, इनका लासा कितना निकल के आ गया? इनका लासा निकल के आ गया 105 बट्टे में 4। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 349 प्लस 583 बटे में 23.3 प्लस के 428 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे में 9। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सिंपल क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ नहीं करना है आपको, जोड़ के इसे भाग कर देना है, फिर ये जोड़ देना है, फिर इसमें 9 से गुणा कर देना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर ने? सौर प्रणाली की खोज करने वाले कौन थे? केपलर, जिन्हें सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अपने सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अपने सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग अपराधी की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, फ्रांस, रूस या फिर इटली? टॉप पर कौन सा देश है? अपना भारत ही डोपिंग के मामले में टॉप पर है। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दक्षिण कोरिया की राजधानी एवं मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है, वॉन मुद्रा है और राजधानी क्या है? सियोल है। क्लियर? ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है। बात करें स्थायी सदस्य की, तो स्थायी सदस्य कितने हैं? टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यूएसए यानी कि अमेरिका, फिर आपका ब्रिटेन, फिर आपका फ्रांस है, फिर आपका रूस है और फिर आपका चीन है। तो इनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया आपका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत भी अपना स्थायी सदस्य नहीं है। भारत किसमें है? भारत अपना अस्थायी सदस्य है। कौन सा? अस्थायी सदस्य है भारत अपना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, सार्क के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर शायद 5 या 6 में पूरा डिटेल में समझाया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने मेंबर हैं, पूरा मकसद बना के समझाया था, उसकी फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बता देता हूँ, 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर वहाँ पर काठमांडू में, जबकि मैंने ये सारी जानकारी आपको दे रखी है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना जरूर भूलना मत। जय हिंद, जय भारत।